मित्रों, आज हम लोग आरक्षण से होने वाले फ़ायदा नुकसान का आकलन करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर आरक्षण लागू क्यों हुआ? उसको लागू करने का उद्देश्य क्या था? जिन लोगों ने आरक्षण लागू किया या जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं, उनका तर्क ये है कि जो दलित और जो लोग पिछड़े हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और जातिगत उत्थान के लिए आरक्षण लागू हुआ, क्योंकि ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण लागू हुआ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या ये उद्देश्य पूर्ण हो गया? जवाब ये है कि उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो तीसरा सवाल ये है कि देश को आज़ाद हुए आज 77 साल हो गया, इतने दिनों से आरक्षण है, अभी तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है, तो आखिर ये आरक्षण कब तक रहेगा? क्या आरक्षण किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है देश को? आरक्षण किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, मेरा सवाल इस पर भी है। सरकार ये कहती है कि नहीं, हम लोग या जो लोग आरक्षण के पक्षधर हैं वो ये कहते हैं कि इससे जातिगत भेदभाव और आर्थिक भेदभाव या जो आर्थिक पिछड़ापन है, जो जातिगत पिछड़ापन है और जो सामाजिक पिछड़ापन है वो दूर होगा। तो जिनको आरक्षण मिलता है, क्या वो लोग जनरल कैटेगरी में शामिल किए जा सकते हैं? क्या उन लोगों को सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि नहीं, उन लोगों को अब आगे से आरक्षण नहीं मिलेगा या उनके पुत्रों को आरक्षण नहीं मिलेगा? एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को आप आरक्षण दे रहे हैं उस परिवार के उत्थान के लिए, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत उत्थान के लिए, तो सरकार को ये चाहिए कि उस व्यक्ति को आगे से दलित या पिछड़ा का जाति प्रमाण पत्र न जारी करके उनको सामान्य जाति का प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो वो सदैव ही हज़ारों लाखों युगों तक, पीढ़ियों तक वो पिछड़े हैं तो पिछड़े ही रहेंगे और वही वो सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तहसीलों से, उसी आधार पर नौकरियां पाएंगे। तो आखिर उत्थान उनका कब होगा? आज के समय में जो लोग एक बार सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार का देखभाल करने में, अपने पुत्रों को अच्छा शिक्षा देने में, अच्छा चिकित्सा देने में सामर्थ्यवान हो जा रहे हैं। तो क्या इतना पर्याप्त नहीं होना चाहिए कि अब उनको आगे से आरक्षण से वंचित किया जाए, उनको सामान्य कैटेगरी में रखा जाए और जो लोग वंचित हैं अभी तक आरक्षण से, उनको मौका दिया जाए? दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि सरकार आरक्षण को जाति आधार पर लागू न करके आर्थिक आधार पर लागू कर दे। क्योंकि आप कहते हैं कि हम आरक्षण से जातिगत भेदभाव दूर करना चाहते हैं, तो आखिर कैसे दूर होगा? आप तो जाति प्रमाण पत्र देते हैं और जाति के आधार पे ही वो जात बिरादरी के आधार पर ही वो व्यक्ति नौकरी पाता है। बाकियों के मन में उसके प्रति तो पहले से ही द्वेष हो जाता है और उस व्यक्ति को भी अपने मन में इस चीज़ को लेकर के एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं इन लोगों से सुपर हूँ, आसानी से नौकरी पा जा रहा हूँ। तो आखिरकार कहाँ जातिगत भेदभाव खत्म हो रहा है? और इसके आधार पे, क्योंकि सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे नहीं, मैं तो कहूँगा 80% 70% लोग हैं जो लोग गरीब ही हैं, जिन लोगों को, जैसे लोगों को पिछड़े वर्ग में और शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है जितनी आर्थिक हैसियत में, 70% सामान्य वर्ग के लोगों का आर्थिक हैसियत भी उतना ही है। तो उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सवाल मेरा ये भी है कि आरक्षण क्यों ही मिलना चाहिए? आरक्षण एकदम में ख़त्म हो जाए तो क्या उसमें बुराई है? एक IAS हैं टीना डाबी करके, वो अभी राजस्थान में पोस्टेड हैं। उनका जब चयन हुआ तो उनसे ज़्यादा मार्क पाने वाले सौरभ श्रीवास्तव का चयन नहीं हुआ। IAS में सोच लीजिए। और टीना डाबी के पिता भी IRS थे, उनकी माताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उनके दादाजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो आखिर आर्थिक तौर पे कहाँ टीना डाबी पिछड़ी हुई थी कि उनको आरक्षण का लाभ दिया गया? जिसके परिवार में इतने गैजेटेड अधिकारी हों, क्या वो सामाजिक तौर पे पिछड़ा है? और जातिगत तौर पे तो पिछड़ा सरकार ही बना रही है उनको जाति का सर्टिफिकेट दे करके। टीना डाबी आरक्षण का लाभ पाकर IAS बन गई और सौरभ श्रीवास्तव आज तक IAS नहीं बन पाए। अब उनकी एज भी निकल चुकी है, क्योंकि IAS बनने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को केवल 30 साल तक आयु सीमा प्राप्त है। इसके ऊपर वो IAS के एग्ज़ाम में नहीं शामिल हो सकते हैं। अगर उसके बजाय ये किया गया होता कि जो लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं
या जिनके परिवार में एक बंदा नौकरी पा गया सरकारी, उसके परिवार को आप आरक्षण मत दीजिए, उसको आरक्षण के लाभ से बाहर कीजिए। आखिर आरक्षण कब तक लागू होगा देश में हमारे? इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार आरक्षण दे रही है, क्योंकि सरकार की मजबूरी है, कुछ लोग हैं, उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, तो जिस बिरादरी के पास, जिस जाति के पास, जिस वर्ग के पास जितना ज़्यादा वोट होगा, उस वर्ग का, उस बिरादरी का तुष्टिकरण करने के लिए सरकार उनको आरक्षण देगी और भी बाकी सुविधाएं देगी। सामान्य वर्ग के लोगों ने देश हित में स्वनियमन करते हुए जनसंख्या नियंत्रित कर दिया। आज से 30 साल 40 साल पहले ही सामान्य वर्ग के लोगों ने ज़्यादा बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। 1 या 2 बच्चे उनके घर में होने लगे। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, इसकी वजह से उनका वोट कम हो गया। उनका जब वोट कम हो गया तो लोकतंत्र में वोट बहुत बड़ी ताकत होती है, उनकी ताकत कम हो गई। क्योंकि जितना वोट का कीमत एक आईएएस का है, उतना ही वोट का कीमत एक आदिवासी का भी है। जितना वोट का कीमत एक बुद्धिजीवी का है, एक पीएचडी धारक का है, उतना ही वोट का कीमत एक अनपढ़ का भी है। तो अब सरकार को तो इससे मतलब नहीं है कि नहीं सवर्ण कैटेगरी के लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम उनके पक्ष में नियम बनाएं। ठीक है, आप किसी के पक्ष में नियम मत बनाइए, लेकिन आप ऐसा भी नियम मत बनाइए कि जिससे देश का नुकसान हो या बाकियों का नुकसान हो। आप दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का पोषण करते करते कब सवर्णों के अधिकारों का हनन करने लगे, इस पे आपका ध्यान ही नहीं गया। सरकार को या तो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए या आरक्षण ही लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण के बहुत सारे नुकसान भी हैं। फ़ायदे बहुत सीमित हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा है। और आप जो फ़ायदा बता रहे हैं, तो क्या आरक्षण से 100% लोगों का भला किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकारी नौकरियां 1 या 2% ही हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है। 1-2% लोगों को रोज़गार दे के सरकार 140 करोड़ लोगों का भला नहीं कर सकती है। तो बाकी 99 या 98% लोगों का उत्थान करने का सरकार का क्या नीति है? क्या उस नीति से इन लोगों का उत्थान नहीं किया जा सकता जिनको आरक्षण दिया जा रहा है? आरक्षण देने से जो देश की उन्नति में, जो देश की तरक्की में बाधा पहुंच रही है, या जो सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं या कठिनाइयां जो पैदा हो, उसका जिम्मेदार कौन है? आरक्षण की वजह से जो लोग चुने गए थे, उनकी ही वजह से, वैसे ही अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से बालासोर में ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हज़ारों लोग घायल हुए। बहुत सारा जनता के पैसों का, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो सरकार की पैसा है, जो सरकार का पैसा, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है। बहुत सारा जनता के पैसे का उसमें नुकसान हुआ, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। आखिर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों को नहीं चुनते, ऐसे लोगों को चुनने के बजाय उनको आप तो अगर 1 करोड़ रुपया भी दे देते कि नहीं भाई आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, उसके बदले आप 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, तो हज़ारों लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन आप आरक्षण के बल पे ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो लोग उचित ना शिक्षा दे रहे हैं, ना उचित चिकित्सा दे रहे हैं। और हर सरकारी डिपार्टमेंट में लापरवाहियों का आलम यह है कि कोर्ट में जाइए, वहाँ पे करोड़ों के मामले में मुकदमे पेंडिंग है। चिकित्सालयों में जाइए, वहाँ पे मरीजों की लाइन लगी हुई है, किसी को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइमरी स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न स्तरीय हो चुका है। सबके पीछे आरक्षण ही है। आप सोचिए कि कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जो मेरिट में आ रहा है, जो 80 नंबर प्राप्त कर रहा है 100 में से, उसको हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन आरक्षण की वजह से जो व्यक्ति 40 नंबर प्राप्त कर रहा है, हम उसको टीचर बना सकते हैं। क्या वो टीचर अच्छा शिक्षा देगा जो 40 नंबर प्राप्त करके टीचर हुआ है, या वो टीचर अच्छा शिक्षा दे सकता था जो 80 नंबर प्राप्त करने के बाद भी अयोग्य करार दे दिया गया? यही हाल चिकित्सा में भी है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ कभी कभी आते रहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान वो कभी कॉटन का टुकड़ा, कभी कैंची, कभी उस्तरा, कभी कुछ न कुछ पेट में या जहां ऑपरेशन करते हैं वहाँ वो भूल जाते हैं। ये लापरवाही आरक्षण के कारण होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो गलत बीमारियों का डायग्नोस करते हैं, वो सही सिम्टम्स नहीं पकड़ पाते हैं, सही लक्षण नहीं पकड़ पाते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, और उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता है। बहुत सारे मरीज दम तोड़ देते हैं। आप बताइए, आप क्या करोड़ों अरबों देकर किसी मरीज के जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
फिर ऐसे सेवाओं में क्यों आप आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण केवल चपरासी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए ही लागू होना चाहिए, और वो भी आरक्षण केवल और केवल आर्थिक आधार पर लागू होना चाहिए, या इस आधार पर होना चाहिए कि जिसके परिवार में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है, चाहे वो ग्रेड ए की नौकरी हो या ग्रेड डी की नौकरी हो, उसको उसके परिवार में अगले 100 सालों तक हम किसी प्रकार का आरक्षण नहीं देंगे। दूसरा टर्म यह है कि या तो आप आर्थिक आधार पर दीजिए, जो भी गरीब है, जिनकी भी आय कम है, जिनकी भी इनकम कम है, जिनके पास खेत कम है, जिनके पास खुद का आवास नहीं है, ऐसे लोगों को आप वरीयता दीजिए। लेकिन केवल और केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए, बाकी जो पद जिनसे भारी जान माल की क्षति हो सकती है, ऐसे पदों पे आप आरक्षण मत दीजिए। कभी कभी आप अपने को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे ऊंचा उठाने के लिए ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज का अनर्गल खर्च लेते हैं, कमीशन पर दवाइयाँ लिखते हैं और मरीजों को एकाएक गरीबी की दलदल में ढकेल देते हैं। जिस मरीज़ का इलाज 50,000 में हो जाना चाहिए, उस मरीज़ का इलाज अगर 10 लाख रुपए में करेंगे, उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उसमें लग जाती है। तो आरक्षण तो बहुत ही गलत है इस तरीके में अगर देखा जाए तब। हालांकि मैं जानता हूं कि जो भी आरक्षण के समर्थक लोग होंगे वो आकर के गालियां बकेंगे कमेंट सेक्शन में और विरोध करेंगे, लेकिन मेरे सवालों का उचित जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका इस पर क्या राय है? अपनी राय ज़रूर रखिए। इसके संदर्भ में, आरक्षण के विषय में अभी मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा, विस्तृत चर्चा करूँगा। अभी केवल एक पहली कड़ी है। आपके क्या राय है आरक्षण के संदर्भ में? अपने विचार ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।